नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, और पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम उसे आसानी से पकड़ सकें। दोस्तों, वर्ण के भेद दो भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका स्वर और एक होता है व्यंजन, ठीक है। व्यंजन के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ स्वर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्वरों की संख्या जो होती है ना, वो 11 तरह की होती है और इनके भेद 3 होते हैं और मात्राएं 10 होती है, ठीक है। मात्राएं आपको दिखाई दे रही होगी, सिर्फ यही मात्राएं होती है, ठीक है। और जिनके इनके जो भेद दे रखे हैं कि कौन कौन से भेद होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और क्या नाम है, प्लुप्त स्वर, ठीक है। और जो होता है, इनकी संख्या होती है, ये होती है आ आई ई उ ऋषि ए ओ ओ, ठीक है। बाकी आपने तो ये स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो सभी को पता होगी, ठीक है। इनके भेद ध्यान से पढ़ लेना कि एक हास्य स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक प्लुप्त स्वर होता है। मात्राएं 10 होती है दोस्तों। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वरों की मात्राओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वो होती है 10, ठीक है। और संख्याएं पूछे स्वरों की तो 11 होती है, ठीक है। भेद 3 होते हैं, ठीक है। और अगर व्यंजन में थोड़ा नज़र मारें तो हमें बता दूं कि मूल संख्या तो 33 होती है, जिन 33 में से स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और अंत व्यंजन, अंत सत्य व्यंजन 4 होते हैं और उसमें व्यंजन होते हैं 4, और कुल 25 4 मिला के 33 हो जाते हैं, ठीक है। तो मूल संख्या कितनी होगी? 33 व्यंजन की। अगर कुल संख्या पूछे, ये तो मूल संख्या 33, और अगर कुल संख्या पूछे तो 39 होती है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उसमें व्यंजन 4 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 4 जा रहा है, यहाँ पे भी 4 है, उसमें व्यंजन तो होता ही 4 है। एक संयुक्त व्यंजन आ जाता है जिसके अंदर जो 4 होते हैं, ठीक है। एक द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। इन सभी को मिला के 39 कुल संख्या हो जाती है। और इनके जो भेद होते हैं वो होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतसत्थ व्यंजन के 4 होते हैं, उसमें व्यंजन के 4 होते हैं। इनके बारे में इतना ही। अभी दोस्तों, यहाँ नोट लिखा हुआ है कि ई और बड़ा ई और ऋषि स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं, और बाकी जितने भी स्वर होते हैं या वर्ण होते हैं वो आपको पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्णमाला कुल 52 होते हैं, ठीक है। इनको विस्तार से पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के कितने प्रकार के कौन कौन से क्या होते हैं। चलिए, एक होता है स्वर अच। स्वर या अच भी कहा जाता है, स्वर को ही अच कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इनके भेद कौन से? एक तो लघु स्वर, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। दीर्घ को ही गुरु कहते हैं या संधि स्वर भी कह दिया जाता है। एक होता है हर्ष और लघु स्वर, ठीक है। लघु स्वर के बारे में पढ़ेंगे पहले। लघु स्वर कौन से होते हैं? जो जो अपने मूल मूल रूप में हो, जैसे कि आ ई उ ऋषि, ठीक है। और दीर्घ स्वर वो होता है जिसके अंदर 2 मात्राएं लगती हो। इनमें 1 मात्रा लगती है, इनमें 2 मात्रा होती है, यानी कि कुल संख्या 7 होती है दीर्घ गुरु की, ठीक है। और लघु या फिर हर्ष होती है 4, ठीक है। लघु मतलब छोटा, छोटी मात्रा, ठीक है। तो हमारे पास जो गुरु होते हैं या दीर्घ होते हैं वो होती है 7। ये होती है संख्या इनकी, ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, 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 ठीक है। ये होती है 7 संख्या, इनकी 4 संख्या, ठीक है। इनके नाम जरूर याद रखना दोस्तों, कौन से गुरु होते हैं, कौन से लघु होते हैं, कौन से हर्ष होते हैं, कौन से दीर्घ होते हैं, ठीक है। इनके कई नाम है, 3 नाम से जाना जाता है इनको भी, और इनको भी 2 नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अब प्लुत स्वर होता है एक। ये प्लुत स्वर का आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इतना ही। व्यंजन के बारे में थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। देखो, स्पर्श व्यंजन जो वर्गीय व्यंजन होता है या उदित व्यंजन भी कहा जाता है, ये होता है 25 तरह के, ठीक है। एक होता है अंतसत्य व्यंजन, ये 4 होते हैं, हम लोग पढ़े थे। और कौन से 4 होते हैं? वो ये रे ले वे, ठीक है। ये 4 होते हैं अंतसत्य व्यंजन, जो अंदर की तरफ हवा है, ठीक है। और उसमें व्यंजन होता है जिसमें हथेली पर गर्म हवा लगे मुंह से बोलने पर, ठीक है, वो होते हैं। जैसे कि तीनों शे हो गया और है हो गया, ठीक है। इतना बहुत हो गया।
दोस्तों ये जो 7 होते हैं बड़ी मात्राओं के, जिसे गुरु कहते हैं या दीर्घ कहते हैं, इनके भी 2 तरह के भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो मूल दीर्घ होता है और एक तो संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर 4 होते हैं और एक मूल दीर्घ स्वर ये होते हैं 3। कौन सी? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, ठीक है। और ए ओ ये 4 होते हैं। इसे संयुक्त कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि संयुक्त क्यों कहा जाता है इनको? इसलिए क्योंकि ये है ना, ये किसी से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और ये होता है मूल, ये अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, इसलिए 3 होती है। ये किसी का सहारा नहीं लेते, ये खुद का ही है एक, ठीक है। इसलिए मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है इनको, ठीक है। ध्यान देने की बात है कि मूल, दोस्तों एक अपनी कॉपी पे नोट कर ले कि मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, जो विजातीय स्वर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों वर्णमाला के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ें कि वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। यदि वर्णों के व्यवस्थित क्रम में ना रखा जाए तो वे वर्णमाला नहीं बल्कि वे वर्ण समूह कहलाता है। इसका कहने का मतलब है दोस्तों, यदि कै ख गै घै डै च छ च ट ठ ड, ठीक है, अगर ये एक क्रम में हो तो ये वर्णमाला कहलाएगी। अगर ये क्रम में ना रखा जाए, हैं, जो कोई वहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, जैसे कि कै वाली लाइन से ख उठा लिया, ठीक है, च है, इसी लाइन में मैं रख दिया, तय रख दिया, तो ये वर्ण समूह होगा, ना कि वर्णमाला, ठीक है। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ब्राह्मी लिपि का ही एक प्रकृत रूप है। जैसे ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि हिंदी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनि के मुख्य 2 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ये आपको मैंने ऊपर बता ही दिया था। चलिए आगे देखिए दोस्तों, स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। ये आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए। चलिए, स्वर स्वतंत्र होते हैं एवं व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। इसका कहने का मतलब है ये तो आज़ाद होते हैं और ये किसी, इसका जो है, जो व्यंजन है वो इनका साथ लेकर ही बोला जाता है, ठीक है। इसका ये कहने का मतलब है। इन्हें अच्छ भी कहा जाता है, ये भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब ये देखिए आगे, कालमान मात्रा, जिसे कालमान भी मात्रा भी कहते हैं, के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से? पहला होता है स्वर हर्ष स्वर या फिर लघु स्वर या मूल स्वर। इनके 3 नाम है, ठीक है, मूल स्वर, लघु स्वर और हर्ष स्वर। दूसरा कहते हैं दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर। इनके भी 3 नाम होते हैं। दोस्तों 2-3 बार पढ़ोगे ना आप, ये अपने आप याद हो जाएगा कौन सा दीर्घ है, कौन सा लघु है, कौन सा हर्ष है। और एक होता है विलुप्त स्वर, ठीक है, इसके बारे में बताया गया था। चलिए आगे देखो, किंतु उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन से? हर्षव और दीर्घ, ठीक है। ये देखिए हर्ष और दीर्घ कौन कौन से होते हैं? ये जो होते हैं आ, ई, उ, ऋषि, ये होते हैं हर्ष से लघु मूल स्वर, ठीक है। ये मूल स्वर होते हैं। ये मैंने सब कुछ करवा चुका हूँ, इसलिए ध्यान से पढ़ें और बार बार आएंगे तो आपके दिमाग में ये अच्छी तरह याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो, हर्ष स्वर को लघु स्वर, मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, मतलब कि कम समय लगेगा। ठीक है, इन्हें देखो, बोल के देखो, कम समय लगेगा। आ, ई, उ, ऋषि, ठीक है। चलिए कि स्वर, हर्ष स्वर को स्वतंत्र माना जाता है क्योंकि उनका जो निर्माण है ना स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात उनके निर्माण में अन्य स्वर उत्तरदायी नहीं होते। हास्य स्वर को उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए उन्हें एक मात्रिक शब्द भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अब दीर्घ के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ जो जिसे गुरु भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहा जाता है।
ये कौन कौन सी होते हैं जिसमें बड़ी मात्रा आती हो, ठीक है, 2 मात्राएं लगती हो, आ, ई, उ, ए ओ, ठीक है। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर या संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उन्हें संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो निर्माण है वो 2 स्वरों के मेल से होता है। कैसे होता है, चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, आ और आ से बना आ, बड़ा आ, ठीक है। छोटी ई और डबल छोटी ई से बना बड़ी ई, और छोटा ऊ और छोटा ऊ से बना बड़ा ऊ, ठीक है दोस्तों। देखिए, आ ई उ ऋषि वर्णों का निर्माण समान स्वरों के मूल मेल से होता है, इसलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 3 होती है, ठीक है दोस्तों, 3 ही होती है। इसमें एक शायद, हाँ, ये दीर्घ होते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि ये दीर्घ होते हैं और ये मूल स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 3 होती है। आइए आगे चलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, आ प्लस में छोटा ई, ये ए होते हैं, ए बनता है। मैं थोड़ा सा रफ कर दूँ, देखिए, आ ई ए हो गया, आ ई से ए बन गया। देखो, ये जो होता है ना, इसके अंदर क्या है, ये कैसे पहचानोगे वाले, सभी में तो आ लगा पहले, ठीक है, और उसके बाद बढ़ती गई है संख्या। देखो, इसमें आ और छोटा ई लगा है तो ए बन गया, जो एक मात्रा देता है, ठीक है, एक वाली मात्रा देता है, उसे कहता है ये। थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ, दिक्कत कर रहा है दिखने में। चलिए आइए, और आ और छोटा ऊ से ओ बनता है, और आ ओ से बनता है ओ मात्रा, ठीक है। क्या है ये, देखो, ये जो होता है ना आपको, ए ओ वर्णों का निर्माण आसमान स्वरों के मेल से होता है। किसके, आसमान स्वरों के मेल से होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों को दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, ठीक है, दुगना समय लगता है और 2 मात्राओं का समय लगता है, ठीक है दोस्तों। ये पहचान लो, आपको ये शुरू के याद करने हैं और इन्हें याद करना एक, ठीक है। ये इसी से आप पकड़ के जाओगे कि कौन सी मात्रा कैसे बनती है, ठीक है। कई बार इनके संधि के बारे में पूछ लेते हैं कि इनका विच्छेद करो, ठीक है। आपको ये अच्छी तरह याद होना चाहिए। जब मैं ट्यूशन करवाऊंगा तो ये वहाँ पे आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, इसलिए उन्हें द्विमात्रिक शब्द स्वर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में ऋषि को दीर्घ गुरु संधि स्वर अर्थात ऋषि नहीं बनता। ऋषि का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है, इसलिए इसे लघु स्वर के अंतर्गत तो रखा गया है, लेकिन दीर्घ, इसलिए स्वरों की श्रेणी में ऋषि नहीं आता, ठीक है दोस्तों। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है, जो ये आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा है संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या 4 होती है, जो ये होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब आपको प्लुत शब्द बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। कौन से, एक ही होता है इसके अंदर, तो बताया गया था आपको, ठीक है। देखिए, वैसे तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत किसी भी प्रकार की विलुप्त स्वरों की व्यवस्था नहीं की गई है, अर्थात उन्हें वर्णमाला में विलुप्त स्वरों के लिए किसी भी प्रकार की लिपि चिन्ह या मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। किंतु वैदिक भाषा सांस्कृतिक में विलुप्त शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, जिनके लिए 3 अंक के आकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, ठीक है दोस्तों, 3 मात्रा का समय लगता है प्लुत में। कौन से हो, ये देखो, ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ओम, ये प्लुत स्वर है ये। चलिए दोस्तों, अभी हम जो पीछे पढ़ के आए हैं उसका थोड़ा सा मोटा मोटा यहाँ पढ़ लेते हैं, जो हमें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए याद करते हैं। देखो स्वरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व। देखो हिंदी भाषा में 10 मात्राएं होती है। कौन कौन सी होती है ये आपके सामने है, ठीक है। हिंदी में ए के लिए किसी भी प्रकार की मात्रा का व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए मात्राएं 10 होती है, ठीक है। ए के लिए कोई मात्रा नहीं होती। बाकी जो इनकी कुल संख्या होती है 11, और 11 में से ए हटा दिया जाए तो 10 मात्राएं बच जाती है, ठीक है। मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती, ठीक है। हिंदी भाषा में लय के को विलुप्त स्वर माना जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा में लय का प्रयोग नहीं होता। कहीं आपने देखा कि इसको लय को नहीं देखा ना। किंतु वैदिक भाषा संस्कृत में लय को स्वरों की श्रेणी में रखा गया है। लय का उच्चारण स्थान दंत होता है, ठीक है, दंत से बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए संस्कृत वर्णमाला में निम्न स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पहले मैं थोड़ा सा वर्ड से रफ कर दूं। चलिए देखें ये कौन कौन से होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कौन कौन सी होती है, ये होते हैं, देखो, ठीक है। और इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए दोस्तों ये तो। अब वैसे हमारे हिंदी में 10 होते हैं, ठीक है। वो संख्या तो 11 होती है पर मात्राएं 10 होती है, ठीक है। इसमें 13 आ गए। चलो देखो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है, क्योंकि वह ऋषि को स्वर नहीं मानते, ऋषि को स्वर नहीं मानते, ठीक है। अच्छा अब 2 या 2 से अधिक वर्णों का या अक्षरों के योग से शब्दों का निर्माण होता है। ये तो सभी को पता है कि भाई 2 वर्ण मिलेंगे तो एक शब्द बनेगा। दोस्तों स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे अभी, ठीक है। देखिए कंठ से कौन कौन से आवाज़ आती है हमारी? ए और बड़ा आ और विसर्ग का स्वर आती है, ठीक है। देखिए और तालु से आती है ई और ई, छोटा ई और बड़ा ई। मुर्दा होता है ऋषि से, ठीक है। और एक दंत से, दंत स्वरों के उच्चारण स्थान से नहीं होता, ये याद रखना है दोस्तों कि दंत से कोई भी स्वर नहीं बोली जाती। ओठ से होता है ऊ और ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। कंठ तालु, अब ये कंठ तालु कैसे बना? देखो देखो दोस्तों, देखो कंठ जो है यहाँ से उठाया है और तालु यहाँ से उठाया, और इन दोनों को मिलाकर बनता है ए, ठीक है। और ये कैसे बनता है? देखो पहले तो कंठ से उठाया, फिर तालु को से ई उठाया, ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर ए बन गया, ठीक है। और ये ए बनने के बाद इसको यहाँ रखा और ए जोड़ दिया गया। जब छोटा एक मात्रा आपके पास है और ए में एक मात्रा और जोड़ोगे तो 2 मात्रा उड़ जाएगी, तो इसके ए और ए मिलाकर बना ए, ठीक है। ऐसे आप खुद भी देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे अब पढ़ते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ कौन सा होता है दोस्तों? देखो ये ओ से बनता है, ठीक है। ये कैसे बनता है? आ और ओ। देखो ओष्ठ कौन सा है? दोनों ओ की मात्रा आ रही है जो इसके अंदर, होठों को गोल करने पर ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठ होता है ना, ये ओ और ओ, आ और ओ को मिला के बनता है ओ, और इसी ओ को यहाँ पे रख लिया, जैसे इन्होंने यहाँ पे रख लिया। भाई हमारे पास एक मात्रा बन गई, तो दूसरी मात्रा में अगर ए बना दो तो ओ बन जाता है, क्योंकि दोस्तों ये है मिलकर बनते हैं किसी ना किसी से, ठीक है। इसलिए ये मूल से नहीं है, मूल तो ए है, ठीक है, और एक ई है, और कौन सा हो गया? एक है शायद ऋषि, हाँ यही होते हैं, ठीक है, मूल। चलिए और नासिक से कौन से होते हैं? एक आ जो चंद्रबिंदु होती है। अब इसमें अंतर ध्यान रखना दोस्तों, एक तो नासिक वाले में और एक इसमें, ठीक है, विसर्ग वाले में, इसमें कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे देखो हिंदी में जो मूल उच्चारण स्थान की संख्या 5 होती है। कंठ से होती है, तालु से होती है, मुर्दा से होती है, दंत से होती है और ओष्ठ से होती है। दंत से कोई स्वर नहीं बोला जाता दोस्तों, ठीक है, स्वर का उच्चारण नहीं होता दंत से, दोबारा बता रहा हूँ। किंतु स्वर का उच्चारण कुल 6 स्थानों से होता है, ठीक है, किंतु स्वर का उच्चारण कुल 6 स्थानों से होता है। अच्छा अब आ गया आयोग वहा। आयोग वहा में क्या कौन कौन से होते हैं? 2 ये होते हैं बस, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, पहचान लो। चलिए इनके विस्तार से पढ़ते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, दिखाई दे रहा है हमें। आयोग वह अर्थात जिसका वहन कोई ना करे,
वाहन मतलब कि ये किसी के साथ ना जाए, अकेला रहे, ठीक है, किसी के साथ भी चले जाए। देखो स्वर और व्यंजन, इनकी गिनती स्वर और व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती, किंतु इनका आवश्यकता जिसको स्वर को हो या व्यंजन को होती है तो उनके साथ चले जाते हैं। भाई अगर ये बोलता है कि अगर मेरे को स्वर के साथ रहना है तो स्वर के साथ रहूँगा, अगर व्यंजन के है मेरे साथ रहना है तो व्यंजन के साथ रहेगा, ठीक है। एक देसी भाषा में समझा रहा हूँ आपको। ये उनके साथ लग जाते हैं, अर्थात उनकी आवश्यकता जब स्वर की होती है तो वे स्वर के साथ लग जाते हैं, और जब व्यंजन की आवश्यकता होती है तो व्यंजन के साथ लग जाते हैं। अर्थात देखो ऐ को अनुस्वार और आ को विसर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। ये विसर्ग होता है, ये हमने पढ़ा था। ऐ को अनुस्वार या नासिक भी कहा जाता है। अनुस्वार दोस्तों, ठीक है, अनुस्वार। और ये कौन से होता है, आयोग वहा भी कहते हैं, आयोग वहा, ठीक है। इन दोनों को एक साथ बोले जाए तो आयोग वहा है, अगर अलग अलग पढ़े तो ये विसर्ग है और ये अनुस्वार है, ठीक है दोस्तों, समझ गए इतने। चलिए आगे। देखिए एक होता है आगत स्वर। आगत स्वर कौन से होते हैं? आगत स्वर हिंदी वर्णमाला में आ को आगत स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। ये आ वही है डॉक्टर वाला, देखा ना अपना डॉक्टर को ऐसे बनाते हैं, हाँ ये डॉक्टर वाला है। ये फारसी भाषा का शब्द है। डॉक्टर भाई लग ही रहा है, डॉक्टर अंग्रेजी भाषा है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों के हिंदी में लिखने के लिए होता है, जैसे कि ऑफिस, ऑफिसर आदि। जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब जीव के आधार पर देखेंगे कि कौन से वर्गीकरण होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखो इनके 3 भागों में बांटा गया जीव के आधार पर। कौन कौन से? एक तो अगर भाग। अगर भाग में आगे वाले जीव से कैसे कौन होते हैं? ई ए कुल होते हैं 4 जो जीव से बोले जाते हैं, ठीक है। एक बीच वाले भाग को अ, ये मध्य भाग से बोला जाता है जो वर्ण है, ठीक है दोस्तों। कौन सा मध्य भाग है? ए। और पश्च है जो पीछे से आवाज आए, हमारे जीव के पीछे से आवाज आए, उसे कहते हैं आ उ ओ। ये 5 होता है टोटल, ठीक है। अग्र भाग से 4 होते हैं, मध्य भाग से 1 होते हैं और पश्च भाग से 5 होते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ गए इतना। चलिए आगे चलो। देखिए अब देखो मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सवर्त स्वर। सवर्त कैसे होता है? जो वर्त घूमे, जो मुंह को थोड़ा सा गोल बनाए, होठों को गोल बनाए। देखो ई उ इसके उच्चारण में कम मुंह खुलता है, ठीक है। इसके उच्चारण में क्या होता है? कम मुंह खुलता है, ठीक है। चलिए आगे। दूसरा होता है आपके पास दोस्तों अर्ध सवर्त स्वर। अर्ध सवर्त स्वर ये अ ओ। इसके क्या होता है कि सवर्त से अगर थोड़ा और अधिक मुंह खुल जाता है इससे। जो हमारे पीछे पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था हमने पीछे कि जो ई उ ओ पढ़ा था ना, ये वाला देखिए ई ओ। इससे थोड़ा सा क्या होता है? अधिक मुंह खुलता हो, ए ओ तो वो गया ई उ, ठीक है। ये होता है अर्ध सवर्त स्वर, ठीक है। अर्ध सवर्त स्वर कहते हैं इसको, ठीक है। तीसरा होता है विवर्ती। विवर्ती में क्या होता है कि ओ जो सबसे अधिक मुंह खोल ले, ओ कहते हैं ना कि ओ, कभी कभी कह देते हैं कि भाई ओ, तो ये ओ वाला ओ, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए चौथा है होता है अर्ध विवर्त स्वर। कौन कौन से होते हैं? ए ओ। विवर्त से कम और अर्ध सवर्त से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, ठीक है। देखिए ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं? देखिए ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है वर्तमुखी, एक होता है अवर्तमुखी या फिर अर्धवर्तमुखी, ठीक है। ये होते हैं 2 प्रकार के। चलिए आगे। ये आपने पढ़ लिया ना कि ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? एक वर्तमुखी। अब इनके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वर्तमुखी कौन से होते हैं? देखो उ ओ। देखो
इसमें एक तो है सवर्तमुखी, एक है तो वर्तमुखी। कौन सा हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, देखो सवर्तमुखी कौन से हैं, ये देखो सवर्त सवर्त सवर, ये कौन कौन से था, आ ई उ। इसमें दोनों ई आ रहे हैं, दोनों ऊ आ रहे हैं सवर्त में, ठीक है। और एक होता है आपका वर्तमुखी में, जिसको वर्त, ये वर्त क्या है, वर्त से पहचानो, आपको वर्त से पहचानना पड़ेगा। जैसे कि वर्त हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा गोल बन जाता है होठों का, ठीक है, ओ, और वो सवर था ई, और कौन सा था वो, ई ओ, ठीक है। और इसमें सवर ओ वर्तमुखी में है ओ। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं वे वर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी